बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स लर्नर में खुश आमदीद। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को डिफ़ाइन किया था और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की nth टर्म को निकालने का फार्मूला ड्राइव किया था और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड एक्सरसाइज 6.6 के पहले 7 क्वेश्चन परफॉर्म किए थे। तो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 6.6 के रिमेनिंग क्वेश्चन परफॉर्म करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। शो दैट द रेसिप्रोकल ऑफ टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस दिया गया है, इन ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की टर्मों का अगर रेसिप्रोकल लें तो शो ये करना है कि वो भी एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होगा। तो ये कैसे प्रूफ करेंगे? ये जो हमें ज्योमेट्रिक सीक्वेंस दिया गया इनकी टर्मों का रेसिप्रोकल ले लें और रेसिप्रोकल का हमें पता है कि इन टर्मों को उल्टा देना है, चूँकि इन सब के डिनोमिनेटर में 1 1 मौजूद है। तो इनका रेसिप्रोकल लें तो क्या होगा? रेसिप्रोकल इज़, इनका रेसिप्रोकल आ गया है 1/a1 कोमा 1/a1 आर स्क्वायर और 1/a1 R4 एंड अप टू सोन। अब इस सीक्वेंस को, ये भी एक सीक्वेंस बन गया, इस सीक्वेंस को प्रूफ करना है कि ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। इसे ज्योमेट्रिक सीक्वेंस कैसे प्रूफ करेंगे कि अगर इनमें कंसेक्यूटिव टर्मों की रेशो अगर सेम नंबर आ जाती है तो ये क्या होगा? सीक्वेंस, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। तो उसके लिए हम देखते हैं कंसेक्यूटिव टर्मों का डिफरेंस लेते हैं। ये सेकंड टर्म है और ये इसकी फर्स्ट टर्म है। तो सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म पे डिवाइड करके कॉमन रेशो चेक करते हैं। सेकंड टर्म आ गई है 1/a1 R स्क्वायर, डिवाइड करेंगे फर्स्ट टर्म पे जो कि 1/a1 के इक्वल है। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं 1/a1 R स्क्वायर मल्टीप्लाई a1/1। तो ये आ गया है 1/r का स्क्वायर। ये सेकंड और फर्स्ट की जो रेशो है 1/r स्क्वायर के इक्वल आ गई है। इसी तरह थर्ड और सेकंड की रेशो भी चेक करते हैं। थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म, थर्ड टर्म है 1/a1 R4 डिवाइडेड बाय 1/a1 R की पावर 2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/a1 R4 मल्टीप्लाई होके a1 R की पावर 2/1 हो जाएगा। a1 से a1 ख़त्म हुआ, R स्क्वायर से ये R स्क्वायर ख़त्म हुआ, तो डिनोमिनेटर में बच गया है R स्क्वायर। तो यहाँ पर भी थर्ड और सेकंड की जो रेशो आई है वो भी 1/r स्क्वायर आई है। अब ये देखें, दो कंसेक्यूटिव टर्मों की रेशो सेम नंबर आई है, तो इसका मतलब होगा कि ये जो सीक्वेंस बन रहा है रेसिप्रोकल ऑफ द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, ये भी एक नया ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बन रहा है। दिस इम्प्लाइज दैट 1/a1 कोमा 1/a1 R स्क्वायर 1/a1 R4 एंड अप टू सोन इज अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। ये रिजल्ट प्रूव हो गया। अब इसके एग्जांपल देखें। एग्जांपल में लेता हूँ यहाँ पे 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया 12 और आगे 24 नेक्स्ट अप टू सोन। ये एक जीपी है, ये आ गया ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हम देख सकते हैं इसका कॉमन रेशो R, कॉमन रेशो किसके इक्वल है? 2 के इक्वल। अगर मैं इनका रेसिप्रोकल लेता हूं तो ये सीक्वेंस क्या बन जाएगा? 1/3 1/6 1/12 एंड 1/24 एंड अप टू सोन। तो ये क्वेश्चन हमें बताता है कि अगर एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की सीक्वेंस है तो उस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की टर्मों का रेसिप्रोकल ले लें तो जो नया सीक्वेंस बनेगा वो भी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस ही होगा। तो ये सीक्वेंस भी क्या है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ही है। तो यहाँ पे कॉमन रेशो क्या होगा? इस कॉमन रेशो को भी उल्टा दे तो इस सीक्वेंस का कॉमन रेशो क्या होगा? 1/2। क्वेश्चन नंबर 9 स्टेटमेंट है फाइंड द nth टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस इफ a5/a3 इज इक्वल टू 4/9 एंड a2 इज इक्वल टू 4/9। हमें इस क्वेश्चन में ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की nth टर्म मालूम करनी है, जबकि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की डिफरेंट टर्मों के दरमियान हमें ये दो रिलेशन दिए गए हैं। पहला रिलेशन क्या है? a5/a3
इज इक्वल टू 4/9, ये इसे कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा रिलेशन हमें गिवन है, सेकंड टर्म है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की 4/9 के इक्वल, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई है। तो हमें मालूम करनी है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की nth टर्म। तो हमें मालूम है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की nth टर्म किसके इक्वल होती है, an इज इक्वल टू a1 r की पावर n-1। अब ये nth टर्म कैसे मालूम होगी, अगर हम ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म मालूम करें a1 और कॉमन रेशो r मालूम करें, तो ये दोनों टर्में हम इन दो इक्वेशनों से मालूम करेंगे। कैसे मालूम करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 को लेते हैं। 1 इम्प्लाइज 1 में हमें a5/a3 की रेशो दी गई है। तो चूँकि ये जीपी की टर्म में है, तो जीपी की a5 टर्म किसके इक्वल होगी, यहाँ पे n को 5 पुट करें तो a5 की वैल्यू मिलेगी a1 r की पावर 4। तो इक्वेशन नंबर 1 में a5 की जगह पे लिखा जा सकता है a1 r की पावर 4 डिवाइडेड बाय, इसी तरह a3 जीपी में किसके इक्वल होगा, थर्ड टर्म होगी a1 r की पावर 2 इज इक्वल टू 4/9। ये हमने इक्वेशन नंबर 1 में फिफ्थ टर्म और थर्ड टर्म को ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की nth टर्म से इसकी वैल्यू ली है। a1 से a1 ख़त्म हुआ तो यहाँ पे r² से r² भी ख़त्म हुआ, तो r² आ गया है 4/9। अगर हम इसका स्क्वायर रूट ले लें तो r की वैल्यू आ जाएगी ±2/3। ये हमें r की दो वैल्यू मिल गई है, एक वैल्यू पॉजिटिव 2/3 और दूसरी वैल्यू -2/3। अब दूसरी कंडीशन को देखते हैं। दूसरी कंडीशन में हमें 2 इम्प्लाइज, दूसरी कंडीशन में हमें सेकंड टर्म दी गई है 4/9 के इक्वल। तो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की nth टर्म के मुताबिक a2 किसके इक्वल होगा, a1 r की पावर 1 इज इक्वल टू 4/9। अब हमें यहाँ पे अब मिल गया a r इज इक्वल टू 4/9। चूँकि हमने मालूम करना है r और a मालूम करना है, r की चूँकि दो वैल्यू है तो इस तरह a की भी दो वैल्यू ही मिलेगी। तो यहाँ पे a की वैल्यू कैसे मालूम करते हैं, ये लाइन ड्रा की है, व्हेन r इज इक्वल टू 2/3। इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में, और इसी तरह यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी व्हेन r इज इक्वल टू -2/3। चूँकि r की दो वैल्यू मालूम हुई है, तो जब r की वैल्यू 2/3 होगी तो इक्वेशन नंबर 3 में पुट करें r की वैल्यू 2/3, a इंटू 2/3 इज इक्वल टू 4/9। तो हमें a की वैल्यू मिल गई है 4/9 मल्टीप्लाइड बाय 3/2। तो a की वैल्यू भी मिल गई है 2/3। ये a की वैल्यू भी 2/3 के इक्वल आ गई है। इस केस में a की वैल्यू कैसे मालूम होगी, तो r की ये नेगेटिव वाली वैल्यू भी इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दें, a इंटू -2/3 इज इक्वल टू 4/9। तो a की वैल्यू आ जाएगी 4/9 इंटू -3/2। इनको सिंपलीफाई करें तो a की वैल्यू -2/3 आ गई है। तो इस केस में a की वैल्यू -2/3 निकली है। तो चूँकि nth टर्म मालूम करना ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की nth टर्म का फार्मूला क्या था, an इज इक्वल टू a1 इंटू r की पावर n-1। अब इस केस में a1 की वैल्यू आई है 2/3 और कॉमन रेशो r था 2/3। तो ये हमें इसकी nth टर्म मिल जाएगी यहाँ पे, जो कि इन दोनों की पावर आपस में ऐड हो जाएंगे, तो 2/3 की पावर n। तो ये nth टर्म आ गई है 2/3 रेज़ टू पावर n। इस केस में nth टर्म कैसे मालूम करेंगे, तो फार्मूला यही है, an इज इक्वल टू, इसमें a1 की वैल्यू ये और कॉमन रेशो r ये पुट करें। फर्स्ट टर्म आ गई है -2/3 और कॉमन रेशो r भी -2/3 के ही इक्वल है, इसकी पावर n-1। अब चूँकि दोनों की बेस सेम है तो पावर आपस में ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ पर आ जाएगा -2/3 होल की पावर n। तो ये nth टर्म आ गई है। दो nth टर्में यहाँ पे मालूम हो रही हैं, एक an इज इक्वल टू 2/3 की पावर n और दूसरी nth टर्म आ गया -2/3 होल की पावर n। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड 3 consecutive numbers in GP whose sum is 26 and their product is 216।
तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के ऐसे 3 नंबर मालूम करने हैं जिनका सम तो 26 हो और उनका प्रोडक्ट 216 के इक्वल हो। तो यहाँ पे हम 3 नंबर सपोज करते हैं जीपी के, लेट ए ओवर आर, ए एंड ए आर। अब ये 3 नंबर मैंने ऐसे लिए हैं, इनका कॉमन रेशो आर के इक्वल है। अगर सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म पे डिवाइड करें तब भी आर आएगा, थर्ड को सेकंड पे डिवाइड करें तब भी आर आएगा। तो ये B3 नंबर्स इन जीपी, ये जीपी के 3 नंबर हमने सपोज किए हैं। तो कंडीशनें क्या दी गई हैं? एक कंडीशन दी गई है कि इन तीनों का प्रोडक्ट 216 है और दूसरी कंडीशन दी है इनका तीनों का सम 26 के इक्वल है। पहले ये वाली कंडीशन ले लेते हैं कि इनका प्रोडक्ट 216 के इक्वल है। तो पहली कंडीशन के मुताबिक ए फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म, इन तीनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? 216। तो इस तरह हमें यहाँ पे आर की वैल्यू आर ख़त्म हुआ, ए की पावर 3 इज इक्वल टू 216। तो 216 को लिखा जा सकता है 6 की पावर 3, 216 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे ए की पावर 3, ये चूँकि इक्वल है और यहाँ पे इनकी पावर सेम है तो इनकी बेस भी क्या होगी? सेम होगी। तो ए की वैल्यू मिल गई है 6। तो इस तरह हमें 3 नंबर हमने ए और आर की फॉर्म में लिए थे, तो इन तीनों में से हमें ए की वैल्यू मिल गई है। अब सेकंड काम हमने क्या करना है? आर की वैल्यू भी अगर मालूम हो जाए तो ये तीनों नंबर मालूम किए जा सकते हैं। तो स्मॉल आर की वैल्यू कैसे मालूम करेंगे? दूसरी कंडीशन अभी रहती है कि इन तीनों नंबरों का सम क्या होना चाहिए? 26 के इक्वल। तो तीनों नंबरों का सम 26 के इक्वल है। फर्स्ट नंबर था जीपी का ए ओवर आर प्लस सेकेंड नंबर ए और थर्ड नंबर ए आर, इनको सम किया तो ये 26 आंसर आना चाहिए। अब चूँकि ए की वैल्यू हम मालूम कर चुके हैं तो इसलिए इस इक्वेशन में ए की वैल्यू 6 पुट करें तो ये 6 ओवर आर प्लस 6 आर इज इक्वल टू 26। तो इसे फ्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए आर से मल्टीप्लाई कर दें। 6 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 6r प्लस ये हो जाएगा 6r स्क्वायर इज इक्वल टू 26r। यहाँ पे हमने इक्वेशन को r से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया है। अब इसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है 6r स्क्वायर, ये 26 इधर आएगा तो -26 और ये पॉजिटिव के 6 तो ये -20r और ये +6 इज इक्वल टू 0। तो ये तमाम कोफिशिएंट 2 पे डिवाइड हो रहे हैं, इन्हें 2 पे डिवाइड कर दें तो ये 3r स्क्वायर माइनस यहाँ पर आ जाएगा 10r और ये +3 इज इक्वल टू 0। तो ये बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन r। तो इसे सॉल्व किया जा सकता है बाय फैक्टराइजेशन। तो इसके हम फैक्टर बना लेते हैं। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें 9। ऐसे 2 नंबर मालूम करना जिन्हें मल्टीप्लाई करने से 9 आए और प्लस करने से माइनस का 10 आए। तो ये फैक्टर हमें मिल जाएंगे 3r स्क्वायर माइनस 9r और -1r। तो ये 2 नंबर मैंने ऐसे मालूम किए हैं, माइनस का 9 और -1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 9 आ रहा है। अगर इन्हें आपस में ऐड करें तो माइनस के 10 आ रहे हैं और ये +3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन आ गया है 3r कॉमन आ गया है, 3r कॉमन आ गया तो ये r-3, इधर से -1 कॉमन आ गया तो r-3 इज इक्वल टू 0। r-3 कॉमन आ गया फैक्टर। इसी तरह यहाँ पे 3r-1 इक्वल टू 0। तो r की हमें 2 वैल्यू मिलेंगी, एक r की वैल्यू यहाँ से मिलेगी 3 और दूसरी r की वैल्यू इस फैक्टर से मिल जाएगी 1/3। इस तरह 2 r की वैल्यू आ गई है, एक r इज इक्वल टू 3 और दूसरी r की वैल्यू 1/3। तो इन दोनों वैल्यू के कोरस्पॉन्ड हमें ये 3 नंबर मालूम करना है, जबकि a की वैल्यू हमें 1 ही मिली है, वो 6 के इक्वल है। तो कैसे मालूम करते हैं ये नंबर? r इज इक्वल टू 3। अगर r की वैल्यू 3 होगी और a की वैल्यू तो 6 ही है, इस केस में पहला नंबर क्या होगा जो कि a ओवर r है। a की वैल्यू 6 और r की वैल्यू 3, तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर आ गया 2 के इक्वल और दूसरा नंबर a था वो तो हमें मालूम है 6 के इक्वल और तीसरा नंबर था a की वैल्यू 6 है और r की वैल्यू 3, तो ये आ गया 18।
तो इस केस में हमें ये 3 नंबर जीपी के मिल रहे हैं। पहला नंबर 2, दूसरा नंबर 6 और तीसरा नंबर 18। लेकिन अगर r की वैल्यू 1/3 हो तो इस केस में भी नंबर मालूम करने हैं। व्हेन r इज इक्वल टू 1/3, जब r की वैल्यू 1/3 होगी तो फिर नंबर कौन कौन से मिल रहे हैं। पहला नंबर था a/r, तो a की वैल्यू 6 है और r की वैल्यू 1/3, तो यहाँ पे 6 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो फर्स्ट नंबर आ गया है 18 के इक्वल। और सेकंड नंबर था a, वो 6 के इक्वल है। और थर्ड नंबर था AR, तो a की वैल्यू 6 है और r की वैल्यू 1/3 थी इस केस में, तो ये आ गया है 2। तो इस केस में नंबर क्या आ रहे हैं 18, 6 और 2। तो क्या हुआ कि सिर्फ जस्ट इन नंबरों का ऑर्डर चेंज हुआ, पहले 2, 6 और 18 थे, अब 18, 6 और 2 हैं। तो ये रिक्वायर्ड नंबर हैं जिनका प्रोडक्ट 216 के इक्वल है और इन तीनों नंबरों का सम 26 के इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 11, if the sum of 4 consecutive terms of geometric progression is 80 and arithmetic mean of second and fourth of them is 30, find the terms। तो इस क्वेश्चन में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की 4 ऐसी टर्में मालूम करनी है, कंसेक्टिव टर्में, जिनका सम 80 हो और उन टर्मों में से सेकंड और फोर्थ का अर्थमेटिक मीन, सेकंड और फोर्थ का अर्थमेटिक मीन क्या होना चाहिए 30। तो ऐसी 4 टर्में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की मालूम करनी है। तो स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन। पहले हम सपोज करेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की 4 टर्में। लेट फर्स्ट टर्म आ गई है a, सेकंड टर्म AR, थर्ड टर्म AR स्क्वायर और फोर्थ टर्म आ गई है AR की पावर 3। ये 4 कंसेक्टिव टर्में ली हैं B 4 टर्म्स ऑफ GP। ये हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की 4 कंसेक्टिव टर्में ली हैं। अब इन चारों पे जो 2 कंडीशनें दी है वो कंडीशन अप्लाई करें। पहली कंडीशन तो ये है कि इन चारों का सम 80 के इक्वल है। फर्स्ट कंडीशन A प्लस AR प्लस AR स्क्वायर AR की पावर 3 इज इक्वल टू 80, इसे आप कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। और दूसरी कंडीशन हमें क्या दी है, इनमें से सेकंड और फोर्थ का अर्थमेटिक मीन, सेकंड टर्म ये वाली है और फोर्थ टर्म ये वाली है। तो इनका अर्थमेटिक मीन कैसे लेंगे, इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे। तो दूसरी कंडीशन बन गई हमारे पास AR सेकंड टर्म और फोर्थ टर्म है AR की पावर 3, इनको 2 पे डिवाइड किया तो ये इनका अर्थमेटिक मीन आ गया सेकंड टर्म का और फोर्थ टर्म का, और ये हमें दिया गया किसके इक्वल है 30 के इक्वल। तो यहाँ से 2 को मल्टीप्लाई कर दें तो ये वैल्यू आ जाएगी AR प्लस AR की पावर 3 इज इक्वल टू 60। अब ये देखें कि इसे कहते हैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। इक्वेशन नंबर 1 में AR और AR की पावर 3 ये दोनों टर्म, इन दोनों टर्मों का सम 60 लिखा जा सकता है। मीन्स के इक्वेशन नंबर 2 को पुट करें 1 में, पुट 2 in 1, तो हमें इक्वेशन नंबर 1 क्या मिल जाएगी, इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी A प्लस इन दोनों का सम तो 60 आ गया है और प्लस यहाँ पे AR स्क्वायर इज इक्वल टू 80। तो इस तरह हमें यहाँ पे A प्लस AR स्क्वायर मिल जाएगा। 80 में से 60 गए तो ये 20, इसे आप कहते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब ये देखें इक्वेशन नंबर 2 और 3 ये हमारे पास, इनको सॉल्व किया जा सकता है। इनको सॉल्व कैसे करें, अगर हम इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 3 पे डिवाइड करें, 2 डिवाइडेड बाय 3 इम्प्लाइज, इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 3 पे डिवाइड कर दें। इक्वेशन नंबर 2 है AR प्लस AR की पावर 3 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 3 में लिखा हुआ है A प्लस AR स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे 60/20, तो इनको कैंसिल किया तो यहाँ पे ये 3 आ गया। जबकि लेफ्ट हैंड साइड को कैसे सिंपलीफाई कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर से AR कॉमन आ गया है तो 1 प्लस R स्क्वायर। इसी तरह डिनोमिनेटर में से A कॉमन आ गया है 1 प्लस R स्क्वायर इज इक्वल टू 3, 1 प्लस R स्क्वायर ऊपर नीचे से कैंसिल हुआ, A से A भी ख़त्म हुआ, तो इस तरह हमें R की वैल्यू मिल गई है जो कि 3 के इक्वल है, R इज इक्वल टू 3।
तो जब हमें आर मिल गया है तो अब ए को मालूम करेंगे। ए मालूम करने के लिए इक्वेशन नंबर 3 में आर की वैल्यू पुट कर दें। यहाँ पर लिखें 3 इम्प्लाइज, 3 में वैल्यू पुट करेंगे ए प्लस ए इंटू आर, 3 का स्क्वायर हो गया 9 इज इक्वल टू 20। तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी ए प्लस 9a इज इक्वल टू 20। तो 10a इज इक्वल टू 20। तो a की वैल्यू मिल गई है 2। हमें जस्ट फर्स्ट टर्म a और कॉमन रेशो r मालूम करना था। चूँकि जो हमने 4 नंबर सपोज किए थे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के, वो चारों नंबर a और r की फॉर्म में ही थे। तो इस तरह हमें a की वैल्यू भी मिल गई है और r की वैल्यू भी मिल गई है। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ जीपी क्या होंगे, रिक्वायर्ड टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आर। फर्स्ट नंबर था हमारे पास, फर्स्ट टर्म थी a, उसकी वैल्यू मिल गई है 2 के इक्वल, और सेकंड टर्म थी AR, तो ये आ जाएगी 2 इंटू आर की वैल्यू 3, तो ये सेकंड टर्म आ गई है 6 के इक्वल। और थर्ड टर्म थी AR स्क्वायर, a की वैल्यू 2 है और r 3 के इक्वल था, तो 2 इंटू 9, तो ये आ गया है 18 थर्ड टर्म। और फोर्थ टर्म थी AR की पावर 3, a 2 के इक्वल, r की वैल्यू 3 है, 3 की पावर 3 लेंगे, तो ये 2 इंटू 27 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 54। तो ये रिक्वायर्ड टर्में आ गई हैं जीपी की, जिनका सम तो 80 के इक्वल है। और इनमें से इन चारों को सम करें तो 80 आंसर आता है। और इनमें से सेकंड टर्म और फोर्थ टर्म का अर्थमेटिक मीन 30 के इक्वल है। अर्थमेटिक मीन कैसे मालूम करते हैं कि सेकंड टर्म 6 है, फोर्थ टर्म 54, इन दोनों को ऐड किया 62 पे डिवाइड किया तो अर्थमेटिक मीन आ गया जो कि 30 के इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 12, इफ 1/a 1/b एंड 1/c आर इन जीपी। अगर ये 3 टर्में जीपी की हैं, शो दैट कॉमन रेशो इज इक्वल टू दिस। तो कॉमन रेशो प्रूफ करना है। चूँकि हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, 3 टर्में जीपी में दी गई हैं। गिवन दैट 1/a, 1/b एंड 1/c आर इन जीपी। ये हमें जीपी में 3 टर्में दी गई हैं। तो कॉमन रेशो आर कैसे मालूम करते थे, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म 1/b है, इसे डिवाइड करेंगे फर्स्ट टर्म पे जो कि 1/a है, तो ये 1/b मल्टीप्लाइड बाय a/1, तो ये a/b आ गया हमारे पास r। चूँकि प्रूफ हमने r करना है, लेकिन r प्रूफ करना है a और c की फॉर्म में। तो इस तरह हम r की वैल्यू थर्ड टर्म और सेकंड टर्म के डिवाइड से भी मालूम कर सकते हैं। आल्सो r की वैल्यू हम कैसे मालूम कर सकते हैं, कॉमन रेशो r इज इक्वल टू थर्ड टर्म 1/c डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म 1/b। तो ये आ जाएगा 1/c मल्टीप्लाइड बाय b/1, तो b/c आ गया है। अब ये यहाँ पे r b और c की फॉर्म में है, यहाँ पे r a और b की फॉर्म में है, जबकि हमें r प्रूफ करना है a और c की शक्ल में। तो क्या करते हैं, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, इन दोनों इक्वेशनों को मल्टीप्लाई कर दें, इक्वेशन नंबर 1 को और इक्वेशन नंबर 2 को, तो हमें a और c की फॉर्म में r मिल जाएगा। 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 इम्प्लाइज, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को मल्टीप्लाई किया, r को r से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया है r स्क्वायर जी, ठीक है। इसी तरह a/b को मल्टीप्लाई करेंगे b/c के साथ, तो ये b से b ख़त्म हुआ, तो r स्क्वायर की वैल्यू आ गई है r स्क्वायर इज इक्वल टू a/c। इस तरह स्क्वायर रूट लें तो r आ जाएगा प्लस माइनस a√a/c। तो ये हमारा रिक्वायर्ड कॉमन रेशो का आंसर हमने शो करवा दिया है कि अगर ये 3 टर्में जीपी की टर्में हैं तो कॉमन रेशो r किसके इक्वल होगा, प्लस माइनस √a/c के इक्वल होगा। क्वेश्चन नंबर 13, इसकी स्टेटमेंट है, इफ़ द नंबर्स 1, 4 एंड 3 आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन AP। अगर
अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की 3 कंसेक्टिव टर्मों में से बिल तरतीब ये 3 नंबर सब्ट्रैक्ट किए जाएं तो जो रिजल्टिंग नंबर्स हैं वो किस में चले जाएंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के नंबर बन जाएंगे। फाइंड द नंबर, तो हमें क्या करना है, इसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के 3 नंबर सपोज करने हैं। ऐसे नंबर सपोज करने हैं जिनका सम तो 21 है। उन तीनों नंबरों में से बिल तरतीब पहले नंबर में से 1 को सब्ट्रैक्ट करें, दूसरे में से 4 को सब्ट्रैक्ट करें, तीसरे में से 3 को सब्ट्रैक्ट करें। तो जो सब्ट्रैक्ट करने के बाद नए नंबर होंगे वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के नंबर होंगे। ये हमें कंडीशनें दी गई हैं, तो इन कंडीशनों को जहन में रखते हुए हमने ऐसे 3 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के नंबर मालूम करने हैं। तो सपोज करते हैं AP के 3 कंसेक्टिव नंबर, लेट A माइनस D पहला नंबर, दूसरा नंबर A और तीसरा नंबर A प्लस D बी नंबर्स इन AP। ये मैंने AP के 3 कंसेक्टिव नंबर लिए हैं। अब इनका कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, D के इक्वल। पहली कंडीशन हमें ये दी हुई है कि इन तीनों का सम तो 21 के इक्वल है, तो इन तीनों को ऐड कर दें, A माइनस D प्लस A और तीसरा नंबर है A प्लस D, इनको ऐड किया तो क्या इनका सम आना चाहिए 21। तो इस तरह माइनस D से ये पॉजिटिव D ख़त्म हुआ, तो 3A इज़ इक्वल टू 21। इस तरह में A की वैल्यू मिल गई है 7 के इक्वल। चूँकि AP के 3 नंबर जो सपोज किए हैं वो A और D की फॉर्म में है, इनमें से हमें A की वैल्यू मिल गई है। अब D की वैल्यू मालूम करने के लिए क्या करेंगे, इस क्वेश्चन की दूसरी कंडीशन को इस्तेमाल करेंगे। दूसरी कंडीशन क्या दी है कि अगर जो AP के 3 नंबर हैं उन तीनों में से बिल तरतीब पहले में से 1 सब्ट्रैक्ट करें, दूसरे में से 4, तीसरे में से 3 सब्ट्रैक्ट करने से जो नए नंबर होंगे वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के नंबर होंगे। तो क्या कंडीशन दी गई है, पहला नंबर तो हमारे पास A माइनस D एंड दूसरी कंडीशन यूज़ करने जा रहे हैं। पहला नंबर था A माइनस D, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 1, ये -1 किया, कोमा। दूसरा नंबर था हमारे पास A में से सब्ट्रैक्ट करना है 4, -4। और तीसरा नंबर सपोज किया था हम लोगों ने A प्लस D, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है -3, इसमें से 3 सब्ट्रैक्ट किया। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद अब ये 3 नंबर किस में होंगे, GP में होंगे, R इन GP। अब ये GP की टर्म में बन गई है जो हमें कंडीशन दी गई है। अब इस कंडीशन से हम D की वैल्यू कैसे मालूम करते हैं, चूँकि हमें यहाँ पे A की वैल्यू 7 मालूम हमने कर लिया, A की वैल्यू 7 पुट करें, 7 माइनस D -1, ये 7 -4 कोमा 7 प्लस D -3, ये GP की टर्म में आ गई है। इनको मज़ीद सिंपलीफाई करें तो ये 6 माइनस D यहाँ पर आ जाएगा 3 और यहाँ पर आ जाएगा 4 प्लस D R इन GP। अब हमें GP के 3 कंसेक्टिव टर्में दी गई हैं। अगर GP की 3 कंसेक्टिव टर्में मालूम है तो हमें पता है कि यहाँ पे कॉमन रेशो इनका इक्वल होगा। तो कॉमन रेशो लेते हैं इन तीनों टर्मों का। पहले कॉमन रेशो लेंगे हम ये 3/3 सेकेंड टर्म ओवर फर्स्ट टर्म 6 माइनस D, ये भी कॉमन रेशो है। और ये दूसरे कॉमन रेशो के इक्वल होगा जो क्या था, थर्ड को सेकंड पे डिवाइड करने से बनता है 4 प्लस D डिवाइडेड बाय 3। तो ये हमने क्या लिया है, कॉमन रेशो लिया है। सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म इक्वल होनी चाहिए थर्ड डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म। चूँकि ये 3 टर्में GP की हैं, अगर GP की टर्म है तो GP की 2 कंसेक्टिव टर्मों की कॉमन रेशो इक्वल होती है, इसलिए हमने यहाँ पे सेकंड और फर्स्ट की कॉमन रेशो ली है। ये इक्वल होगी थर्ड और सेकंड की कॉमन रेशो के। यहाँ से हम D की वैल्यू मालूम करेंगे। इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये 3 से मल्टीप्लाई होगा 9, 6 माइनस D मल्टीप्लाई होगा 4 प्लस D के साथ, तो ये 9 इज़ इक्वल टू 24 प्लस 6D माइनस 4D नेगेटिव D स्क्वायर। तो इनको मज़ीद सिंपलीफाई करें, 9 इज़ इक्वल टू ये माइनस D स्क्वायर प्लस 2D प्लस 24। इस सब टर्म में इस तरफ ले जाएं तो ये होगा D स्क्वायर माइनस 2D, 24 इधर आके माइनस का हो जाएगा तो माइनस के 15 इज़ इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई है D की फॉर्म में। इसके फैक्टर बनते हैं -5 और +3,
तो d माइनस 5 डायरेक्ट फैक्टर बना रहा हूँ और d प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0। तो पहले फैक्टर को 0 पुट करें, d माइनस 5 इक्वल टू 0 और d प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे d की वैल्यू मिल गई है 5 और इस केस में d की वैल्यू मिल गई है -3। तो ये d की 2 वैल्यू आ गई हैं जबकि a की 1 वैल्यू थी। अब d की इन दोनों वैल्यू के कोरस्पॉन्ड हमें AP के रिक्वायर्ड नंबर मालूम करने हैं। अब पहले मालूम करते हैं d इज़ इक्वल टू 5 के लिए AP के नंबर क्या होंगे when d इज़ इक्वल टू 5। अगर कॉमन डिफरेंस d 5 होगा तो उस केस में ये AP का पहला नंबर a माइनस डी ये किसके इक्वल होगा, a की वैल्यू है 7 -5 तो क्या आंसर आ गया 2। फर्स्ट नंबर आ गया है 2 और दूसरा नंबर होगा AP का a इज़ इक्वल टू 7, ये दूसरा नंबर आ गया। तीसरा नंबर था a प्लस डी, a की वैल्यू 7, d है 5 के इक्वल। तो ये आ गए हैं हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर्स जो कि 2, 7 और 12 हैं AP के। ये तब नंबर मालूम हुआ जब d की वैल्यू ली है 5। अगर d की वैल्यू -3 हो तो किस तरह के नंबर मिलेंगे ये भी मालूम करने हैं। when d इज़ इक्वल टू -3, जब d -3 होगा तो फर्स्ट नंबर था a माइनस डी, इसका आंसर आ जाएगा 7 -3। तो ये 7 प्लस 3 ये आ गया, फर्स्ट नंबर आ गया 10 के इक्वल। और दूसरा नंबर a, इसकी वैल्यू पहले से मालूम है 7 के इक्वल था। और तीसरा नंबर है a प्लस डी, a की वैल्यू 7, d की वैल्यू है -3 तो ये आंसर आ गया 4। तो ये रिक्वायर्ड नंबर आ गए हैं इस केस में जब d की वैल्यू -3 ली। तो पहला नंबर 10 के इक्वल है, दूसरा नंबर 7 और तीसरा नंबर 4। तो ये दोनों ही आंसर वैलिड हैं चूँकि ये दोनों ही आंसर इस दी गई कंडीशन को फुलफ़िल करते हैं। इन स्टूडेंट एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन स्टेटमेंट है, इफ़ 3 कंसेक्टिव नंबर्स इन AP are increased by 1, 4 and 15 respectively, the resulting numbers are in GP. Find the original numbers if their sum is 6। तो इसे परफॉर्म करते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के 3 कंसेक्टिव नंबर लेते हैं। पहला नंबर आ गया है लेट a माइनस डी, a एंड a प्लस डी बी 3 नंबर्स इन AP। हमने AP के 3 नंबर सपोज किए हैं, इन पे यही मालूम करने हैं। अब इन पे क्या कंडीशन दी गई है, पहली कंडीशन ये है कि इन तीनों का सम 6 के इक्वल है। तो सम 6 के इक्वल है, a माइनस डी फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर प्लस ये थर्ड नंबर, इनका सम आ गया 6 के इक्वल। तो ये -d से पॉजिटिव d ख़त्म हुआ। तो यहाँ से हमें d की वैल्यू मिल जाएगी 3a इज़ इक्वल टू 6, a की वैल्यू आ गई है 2 के इक्वल। तो चूँकि 3 नंबर a और d की फॉर्म में थे, इनमें से हमें a की वैल्यू मिल गई है 2 के इक्वल। अब d की वैल्यू कैसे मालूम करेंगे, उसके लिए ये जो कंडीशन दूसरी दी गई है कि पहले नंबर में 1 इंक्रीज़ करना है, दूसरे नंबर में 4 इंक्रीज़ करने से, तीसरे नंबर में 15 इंक्रीज़ करने से रिजल्टिंग नंबर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के नंबर बन जाएंगे। तो ये कंडीशन अप्लाई करते हैं इन नंबरों पे। पहला नंबर सपोज किया था हम लोगों ने, आल्सो एक कंडीशन हमें ये भी दी गई है। पहला सपोज किया था a माइनस डी, इसमें इंक्रीज़ किया 1 को, 1 ऐड किया। और दूसरा नंबर था a, इसमें इंक्रीज़ करेंगे 4 को। और तीसरा नंबर था a प्लस डी, इसमें इंक्रीज़ करना है 15। अब ये जब इंक्रीज़ कर दिया है तो इंक्रीज़ करने के बाद अब ये जो 3 नंबर हैं ये AP के नंबर नहीं रहे, अब ये किसके बन गए हैं, GP के नंबर बन गए, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के नंबर आर इन GP। अब ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की टर्में बन गई हैं। यहाँ पे जो a की वैल्यू मालूम की थी वो पुट करें, a की वैल्यू 2 थी, 2 माइनस डी प्लस 1 और ये 2 प्लस 4 और यहाँ पे 2 प्लस डी प्लस 15 इन GP, ये GP की
टर्में हैं, तो इनको सिंपलीफाई करें तो आ जाएगा यहाँ पे 2 + 1 3, 3 माइनस डी, और ये 6 आ गया, और यहाँ पर आ गया है 17 + डी आर इन जीपी। ये 3 टर्में जीपी में है। अगर ये 3 टर्में जीपी में है तो यहाँ से डी की वैल्यू कैसे मालूम करेंगे? इनका लेते हैं कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो कैसे लेंगे? सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। सेकंड और फर्स्ट की जो रेशियो है वो किसके इक्वल होगी? थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म के इक्वल होगी। इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करके डी की वैल्यू मालूम करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये 36 इज इक्वल टू 17 + डी इंटू 3 माइनस डी। सिंप्लीफाई करें तो ये 51 माइनस 17 डी प्लस 3 डी माइनस डी स्क्वायर, और ये है 36। तमाम टर्म में इधर ले जाएं, ये डी स्क्वायर इधर आके पॉजिटिव को हुआ, यहाँ पे था माइनस के 14 डी, इधर आके पॉजिटिव 14 डी हो गए, और ये 51 इधर आके माइनस को होगा, तो क्या आंसर मिलेगा? 15 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गई है इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन डी की फॉर्म में क्वाड्रेटिक आ गई है। इसे सॉल्व करें, फैक्टर बनाए जा सकते हैं इसके, एक पॉजिटिव 15, एक दूसरा फैक्टर -1, तो डी प्लस 15 और दूसरा फैक्टर आ गया डी -1 इक्वल टू 0। ये हमने इसके डायरेक्ट फैक्टर बना दिए। डी की एक वैल्यू आ गई है -15 और डी की दूसरी वैल्यू आ गई है 1 के इक्वल। तो इन दोनों वैल्यू के कोरस्पॉन्ड रिक्वायर्ड नंबर मालूम करने हैं। अब दोनों वैल्यू के कोरस्पॉन्ड रिक्वायर्ड नंबर कैसे मालूम करेंगे? व्हेन डी इज इक्वल टू 15, व्हेन डी इज इक्वल टू -15, इस केस में पहला नंबर था a माइनस डी, ए की वैल्यू 2 है, -15, तो ये आ जाएगा 17। फर्स्ट नंबर आ गया 17 के इक्वल। दूसरा नंबर a वो आ गया 2 के इक्वल, उसका आंसर हमने पहले ही निकाला हुआ है। और तीसरा नंबर था a + डी, a की वैल्यू 2 है और d की वैल्यू थी -15, तो ये तीसरा नंबर आ गया -13 के इक्वल। तो ये रिक्वायर्ड नंबर है AP के, जिनका सम 6 के इक्वल है, और ये दूसरी कंडीशन भी फुलफ़िल करते हैं। इसी तरह जब d की वैल्यू 1 होगी तो नंबर कौन से होंगे? व्हेन d इज इक्वल टू 1, फर्स्ट नंबर था a माइनस डी, a की वैल्यू 2 माइनस d की वैल्यू 1 है, तो पहला नंबर 1 आ गया। और दूसरा नंबर a ये 2 के इक्वल है। तीसरा नंबर a + डी 2 + 1, इसका आंसर क्या आ गया? 3 के इक्वल। अब ये देखें, ये हमारे रिक्वायर्ड नंबर हैं, एक 1, 2 एंड 3 और दूसरे ये 3 नंबर। ये दोनों ही आंसर वैलिड है, दोनों ही आंसर क्वेश्चन की दी गई स्टेटमेंट को फुलफ़िल करते हैं। चेक करते हैं कि क्या ये किस तरह फुलफ़िल करते हैं। पहले इन 3 नंबरों को चेक करते हैं। इन तीनों का सम तो 6 के इक्वल है, 1, 2 और 3 का सम 6 के इक्वल है। ये कंडीशन फुलफ़िल हो रही है। दूसरी कंडीशन कैसे फुलफ़िल करनी है कि ये वाली कंडीशन के पहले नंबर में 1 ऐड करें, 1 में 1 ऐड करें तो 2 आ जाएगा। दूसरा नंबर हमारे पास 2 है, इसमें ऐड करना है 4, तो ये 6 बन जाएगा। तीसरा नंबर है 3, इसमें ऐड करना है 15, तो ये हो जाएगा 18। अब ये देखें, इस तरह ऐड करने से ये 3 नंबर किसके नंबर बन गए हैं? AP की बजाय। अब ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के नंबर हैं, इनका कॉमन रेशो 3 के इक्वल है, R इज इक्वल टू 3। इसी तरह इन तीनों नंबरों को चेक करते हैं, 17, 2 और -13। इन तीनों को ऐड करें तो 6 आंसर मिल रहा है। इसी तरह इन पे ये वाली कंडीशन चेक करते हैं। दूसरी कंडीशन 17 में 1 ऐड किया तो ये आ गया है 18, 2 में 4 ऐड करेंगे तो ये आ गया 6, और -13 में 15 ऐड करेंगे तो ये 2 आ गया। तो ये 3 नंबर भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के नंबर है। यहाँ पे कॉमन रेशो R क्या आ रहा है? 1/3 के इक्वल। तो ये आपकी एक्सरसाइज 6.6 कंप्लीट हो गई।